हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी फिर से स्वागत करता हूं आपका रिविहान पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी, वो भी पर्सनलाइज और इंटरेक्टिव लेक्चर्स के साथ में। ऐसे हमने एक बढ़िया सा चैप्टर चालू किया जिसका नाम क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आज हम बढ़ते बढ़ते एक नए टॉपिक की तरफ आए हैं जिसका नाम क्या है, विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म तथा स्थितिज ऊर्जा। हाँ, हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। यूं तो आप विद्युत द्विध्रुव जानते होंगे, क्या होता है सर विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या हुआ करता था, एक धनात्मक आवेश एक ऋणात्मक आवेश, जिनका क्या है जाति समान विजातीय आवेश है, लेकिन क्या है समान परिमाण के हैं, एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रख दिए जाए, इस प्रकार के एक निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात की। हमने समझा कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, अब हम एक और चीज समझने जा रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव को यदि मैं विद्युत क्षेत्र में रख देता हूं तब ये कहानी कैसी होगी। आइए सबसे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल टाइप का आपको करके दिखा देता हूं, जिसमें से आपको क्लियर हो जाए कि विद्युत द्विध्रुव को हम कैसे समझने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक क्या है विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, यहाँ क्या है हमारे पास धनात्मक आवेश और यहाँ पर क्या है ऋणात्मक आवेश, यहाँ क्या है धनात्मक आवेश, यहाँ क्या है ऋणात्मक आवेश, और इस पूरे पाइप की लंबाई को अपन 2a लेकर चलेंगे। क्या लेंगे, 2a। ठीक है, चलो तो ये मान लेते हैं एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश है। मान लो ये ऋणात्मक आवेश है, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र का इस तरफ से जा रही है इस तरफ, तो क्या होगा ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश की ओर क्या करेगा, आकर्षित होना चाहेगा। तो ये इस प्रकार से अलाइन हो चुका है पहले से। पर मान लीजिए कि इस विद्युत द्विध्रुव को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं। ठीक है, जब मैं इस विद्युत द्विध्रुव को थोड़ा सा घुमा रहा हूं तो आप ध्यान दीजिएगा यहां पर कहानी कैसी है भाई। यहां पर मैं कहूंगा कि एक द्विध्रुव हो गया है जिस पर इस आवेश के ऊपर एक बल लग रहा है जो इस दिशा में लग रहा है, ठीक है, और इस आवेश के ऊपर एक और बल लग रहा है जो इस दिशा में लग रहा है, मतलब दो बल लग रहे हैं। अब चूंकि F बराबर Q गुणित में क्या होता है E, है ना, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मालूम है, E बराबर F बटे में Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा Q गुणित में E। क्योंकि दोनों आवेश सेम है और एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, तो जितना बल इस पर लग रहा होगा उतना बल इस पर लग रहा होगा। इस पर यदि 10 न्यूटन का बल इस ओर लग रहा है तो इस पर 10 न्यूटन का बल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, मतलब बल एकदम सेम टू सेम लग रहे हैं। तो एक प्रकार से ये बल युग्म बन गया जो अपन ने 11वीं कक्षा में पढ़ा था। अब ये बल युग्म क्या करेगा बेटा, इसको जब मैं जैसे छोड़ूंगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, इसको सीधा करने का प्रयास करेगा। बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे क्या करेगा, इसको विद्युत क्षेत्र इसको सीधा करने का प्रयास करेगा। अर्थात इस द्विध्रुव को घुमाने में हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो कार्य हम करेंगे वह इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो आज का हमारा बेटा विषय यही है। आज हम क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म जो लगेगा वो कैसा है, फिर विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में अपन को कितना कार्य करना पड़ेगा, फिर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो हम कार्य करेंगे वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और इसके बाद हम कुछ करेंगे आंकिक प्रश्न। हालांकि सूत्र के बाद बीच में साथ साथ में हम ये आंकिक प्रश्न क्या करते चलेंगे। तो चलिए भाई इसको हटाते हैं और बढ़िया तरीके से करते हैं अपने लेक्चर को शुरू। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपसे क्या करूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा। वो प्रश्न क्या है भाई, एक आवेश Q को क्या है हमारे पास, वो प्रश्न है हमारे पास, एक आवेश Q को दो समान आवेशों Q को जोड़ने वाली रेखा के केंद्र पर इस प्रकार रखा जाता है कि संपूर्ण में निकाय साम्यावस्था में रहे। अब बताइए Q का मान क्या है, क्या क्वेश्चन है, मैं तुम्हें समझा देता हूं। मैं कह रहा हूं कि एक आवेश Q को दो समान आवेशों Q, जैसे एक Q ये हो गया, एक Q ये हो गया, और इन दोनों के बीच की दूरी अब आपके ऊपर है, क्या मानते चाहो तो 2a मान लेना, ठीक है। इनके बीच में एक तीसरे आवेश Q को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब बताइए इस Q का मान कितना होना चाहिए, क्या Q/2 क्या -Q/2, ऐसा कितना होना चाहिए ताकि ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाए, साम्य अवस्था में रहे। मतलब कि ना ये आवेश किसी पे अलग से बल लगाए, मतलब कि कुल बल कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो बेटा अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको करके बताओ जल्दी से। और तुम समझ रहे हो बेटा ये कैसा क्वेश्चन है, इंटरेक्टिव। मैं उम्मीद कर रहा हूं जब तक मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा था कुछ समझदार बच्चों ने इसको कर भी लिया होगा, और यदि समझदार बच्चों ने इसे कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, एकदम शानदार। मैं हो रहा हूं शांत, माइक हो रहा है ऑन, और आप दे रहे हैं एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर। वेरी गुड, एकदम सही जवाब दिया है आपने, लेकिन आपका सही जवाब किस हद तक सही है आइए चेक करते हैं। सबसे पहले तो अपन बोलेंगे कि सर एक Q ये आवेश था हमारे पास, और दूसरा हमसे इससे दूसरा
2a दूरी पर एक q आवेश था। सर 2a दूरी लेना जरूरी था? बिल्कुल लेना जरूरी था। क्यों बेटा? जब अपन बीच में एक q आवेश रखेंगे तो इसकी यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? a, और इसकी यहां से यहां तक की दूरी भी क्या हो जाएगी सर? a हो जाएगी। ठीक है, अब अपन बहुत सिंपल सा काम करेंगे, हम कहेंगे कि बेटा इस पर टोटल लगने वाला बल 0 निकालते हैं। ठीक है, अपन कहते हैं कि एफ क्यू के ऊपर ये जो छोटा क्यू बल लगाएगा इसको, प्लस में क्यू के ऊपर ये जो बड़ा वाला क्यू बल लगाएगा इस पर, मतलब ये दो लोग जो मिलकर बल लगाएंगे इस हम कहते हैं एफ क्यू क्यू, और फिर एफ क्यू क्यू बराबर क्या आ जाए? 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। अब समझते हैं कैसे। एफ क्यू क्यू क्या है बेटा हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? क्यू गुणित में क्यू बटे में क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच की दूरी a स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू गुणित में क्यू बटे में क्या हो जाएगा बेटा? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2a। तो हम लिखेंगे बेटा 2a की घात 2 बराबर में कितना? 0। अब जो कॉमन निकाला जा सकता है निकाल देते हैं, जैसे कि हम कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन, और ऊपर एक बड़ा वाला क्यू कॉमन, अंदर क्या बचेगा सर? अंदर बचेगा हमारे पास क्यू अपॉन में क्या? a स्क्वायर, प्लस में यहाँ क्या बचेगा सर? बड़ा वाला क्यू अपॉन में 4a स्क्वायर, और इक्वल में क्या आ जाएगा सर? हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से a स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकता हो, तो चलो भाई a स्क्वायर को भी कॉमन निकाल दिया जाए, है ना। चलो, तो इसको अपन क्या करते हैं? इसको अपन लिखते हैं 1 और यहाँ पर लिखते हैं 4, और a स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉमन बाहर। ठीक है, अब जो भी भाग हो रहा है पक्षांतर करने पे वहां जाके क्या हो जाएगा? गुणा। ठीक है, तो सर ये q बटे में 1 धन में q बटे में 4 बराबर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि भाग वाला जाके गुणा हो गया 0 हो गया, क्यों गुणित में जाके भाग हो गया 0 हो गया, तो q बराबर कितना आ गया सर? -q बटे में 4। तो हमारा सही आंसर क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो तुमने पहले ही बता दिया था। वेरी गुड, एकदम सही जवाब दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं इस लेक्चर को बहुत ही शानदार तरीके से। हमारे इस लेक्चर का नाम क्या है? हमारे इस लेक्चर का नाम है विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। क्या नाम है इसका? विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। और इस बल युग्म की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, बल युग्म का भी क्या निकाला जाएगा? आघूर्ण निकाला जाएगा। तो आओ समझाता हूं। द्विध्रुव पर बल युग्म, देखो वैसे तो मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी, यहां पर एक बढ़िया सा सुंदर सा पाइप लगाया हुआ था, याद होगा। ठीक है, दो रस्सियां थी, एक रस्सी इस ओर खींचे जा रही थी, एक रस्सी इस ओर खींचे जा रही थी इनको, और फिर इसके बाद क्या होगा? जब एक रस्सी इस ओर खींचेगी, एक रस्सी इस ओर खींचेगी, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा? ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, और जब इस प्रकार से सीधा हो रहा तो एक प्रकार से रोटेशनल मोशन हो रहा है यहाँ पर, और इस रोटेशन की वजह से, इस घूमने की वजह से हम यहाँ पर कहेंगे कि सर कुल बल कितना हो जाएगा? सर कुल बल हो जाएगा 0। क्यों? यहाँ पे 10 न्यूटन, यहाँ पे 10 न्यूटन, कुल बल कितना है? 0 हो गया। तो सर घुमा कौन रहा है बेटा? यहाँ पे रोटेशनल मोशन दिखाई देगा, घूर्णी गति दिखाई देगी। आइए अब अपन थोड़ा सा और आगे की ओर चर्चा करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये अपना एंगल थीटा है। क्या लिखोगे? मान लेते हैं कि आ जाता है कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण बताइए। बहुत सिंपल सी कहानी होगी, ताऊ निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर? माना पहले तो जो अपन ने किया, क्या किया है? एक बढ़िया सा विद्युत क्षेत्र, और यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको ये भी बना के बता सकता हूं कि सपोज कर लीजिए हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, यहाँ पे नहीं बनाता हूँ, थोड़ा सा किनारे बताता हूँ ताकि मैं सॉल्व करने में भी मुझे आसानी रहे। मैं कहता हूँ मान लो यहाँ पर इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना लेना। फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद कहोगे सर हमारे पास दो दो चार्ज है, एक हमारे पास प्लस का चार्ज हो गया, एक हो गया सर हमारे पास माइनस का चार्ज। इनको मिलाने वाली एक रेखा बिल्कुल बन जाएगी सर, ये बन जाएगी, इसको बोलेंगे सर 2a। ठीक है, अब इस पर जो बल लगेगा, ध्यान देना, अपन ने द्विध्रुव का नाम दे दिया AB, इस पर एक बल लगेगा इस ओर, और इस पर एक बल लगेगा इस ओर। अब तुम्हें मालूम होगा F बराबर क्या होता है बेटा? Q गुणित में E, है ना, बल का। तो यहाँ पर आएगा सर QE बल, यहाँ पर भी आ जाएगा सर QE बल। ठीक है, और साथ ही साथ इसको बोलेंगे सर ये विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, हर एक कोण क्या हो जाएगा? थीटा। और ये अपना बढ़िया सा सुंदर सा चित्र बन गया। तो वही चित्र थोड़ा तरीके से बना के लाया हूं। अब ये ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात ये है कि उसी को हम कहानी के रूप में, जो भी चित्र बना रहे हो ना उसे तुम कहानी के रूप में लिख देना। क्या लिखोगे? माना P द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण पता करने जा रहे हैं भाई। तो आइए भाई बल युग्म का आघूर्ण पता किया जाए। बल युग्म का जो आघूर्ण होता है बेटा उसे कहते हैं अपन टाउ, पढ़ा होगा 11वीं कक्षा में। अभी ध्यान देना, होता क्या है सर? हम लिखेंगे बल, कोई भी एक बल ले सकते हो, गुणित में क्या हो जाएगा? दोनों बलों
के मध्य, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चलिए बेटा लगाते हैं एक बल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बल एक बार फिर से डिटेल में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा कि सर बल क्या होता है। हम कहेंगे सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से जब हम बात कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है, तो हम बोलेंगे सर वो हमारे पास होता था E बराबर एफ बटे में क्यू। तो बस यहीं पर एफ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, एफ बराबर क्यू गुणित में ई। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा एफ बराबर क्यू ई, यहाँ पर भी लिखा मैंने एफ बराबर क्यू ई। माइनस का निशान क्या कर रहा है बेटा, बता रहा है कि विपरीत दिशा में लगेगा। एक क्यू ई है और एक माइनस का क्यू ई है। इसका मतलब क्या है कि एक इस दिशा में जा रहा है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से एफ तो पता चल गया हमें, तो हम एफ का मान लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे सर, टाउ बराबर एक बल क्या हो जाएगा, क्यू गुणित में ई। अब गुणित में अगली चीज क्या है बेटा, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब यदि मैं लंबवत दूरी की बात कर रहा हूं आपसे, किसकी बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं एक लंबवत दूरी की, तो बेटा वो लंबवत दूरी क्या होगी सर, वो लंबवत दूरी होगी ये। बात समझ में आ रही है? कभी बचपन में कंचे खेले हैं, यदि बचपन में आपने कभी कंचे खेले होंगे तो आपका के साथ क्या होता रहा होगा कि सीधी सी बात यह है कि यदि हम कंचे खेल रहे हैं, यदि कंचा कंचा मतलब कि मार्बल कहीं साइड में चला गया तो हम सीध लेते हैं। तो आप सीध लीजिए यहां से, और यहाँ का यदि अपन को लेना तो इसको सीध लेंगे यहाँ पर, तो अपने ये जो दूरी होगी, ठीक है, ये दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कहलाएगी। तो हम ये लिख रहे हैं, इस दूरी का नाम क्या है सर, बी से एन तक। तो सर हम इसका नाम लिख देंगे बी एन। क्या लिख देंगे, हम इसका नाम लिख देंगे बी एन। तो हमने लिखा बी एन। अब सर बी एन पता चले तो कैसे पता चले, तो आइए बेटा समझाता हूं कि सर बी एन कैसे पता चलेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने पास निकालता हूं साइन थीटा। क्या तुम्हें साइन थीटा पता है, 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा। साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। यदि मैं कहता हूं कि ये वाला कोण हमारे पास थीटा है, तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाया जाएगा, लंब कहलाया जाएगा। तो हम लिख रहे हैं सर बी एन, बटे में कर्ण क्या कहलाया जाएगा सर, ए बी। तो हम लिख रहे हैं क्या, ए बी। ठीक है, चलो यदि मैं बी एन का सूत्र निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा सर, ए बी जाके गुणा, तो ये हो जाएगा सर ए बी साइन थीटा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। ठीक, चलो तो हम लिखते हैं बी एन बराबर जो हमारे पास ए बी है। ए बी क्या है बेटा, ए से बी तक की दूरी कितनी है, 2a है। तो हम लिखेंगे सर 2a साइन थीटा। बस हमारे पास ए बी का मान आ गया। तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं बेटा, ए बी का मान रख देते हैं, सॉरी बी एन का मान रख देते हैं। टाउ बराबर क्या हो जाएगा सर हमारे पास, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टाउ बराबर हमारे पास हो जाने वाला है Q गुणित में E, और गुणित में कितना आ जाएगा सर 2a साइन थीटा। अच्छा तुम्हें याद होगा द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, याद करो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता था सर, कोई भी एक आवेश पकड़ लो और द्विध्रुव की लंबाई से उसको गुणा कर दो, तो 2a का गुणा Q में हो जाएगा। दीदी ये 2a का गुणा, ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं कहना चाह रहा हूं यदि इस 2a का गुणा Q से हो जाए तो मेरा द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। इसलिए मैं 2a और Q को पास में लाता हूं। क्या लाता हूं बेटा, मैं 2a और Q को पास में लाता हूं। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 2aq गुणित में E, और गुणित में क्या हो जाएगा साइन थीटा। 2aq क्या होता है, हम लिखेंगे सर किंतु परंतु बंधु करके कि 2a तो Q तो हमारे पास होता है सर P, तो ये हो जाएगा सर PE साइन थीटा। क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा सूत्र बन जाएगा टाउ बराबर मतलब बल युग्म का आघूर्ण बराबर PE साइन थीटा। और यदि आपको इसको थोड़ा और तरीके से लिखना है तो ध्यान दीजिए बेटा, दो सूत्र लिख रहा हूं। पहला हमारे पास ये है कि टाउ बराबर होगा हमारे पास PE साइन थीटा, एक तो तरीका ये हो गया हमारे पास लिखने का। दूसरा इसी को आप याद रखिए, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता था। यदि हम हिंदी माध्यम की बात करें तो आपने सुना होगा 11वीं कक्षा में अदिश गुणनफल एवं सदिश गुणनफल। यदि साइन थीटा आया तो ये सदिश गुणनफल है, यदि मैं इसे सदिश रूप में लिखना चाहूं तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, पी क्रॉस में क्या आ जाएगा हमारे पास ई। ठीक है, तो ये हमारा सदिश रूप भी हो गया और अपना काम भी हो गया। ठीक है, चलो बेटा, तो हमारे पास एक सूत्र ये बना है हमारे पास, और दूसरा सूत्र हमारे पास बन गया है ये। ठीक है, दोनों सूत्र को नोट कर लीजिए, अपने प्रॉपर नोट्स तैयार हो गए। ठीक, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और आपसे फिर से एक छोटा सा प्यारा सा सवाल पूछा जाना चाहिए। सर ऑप्शन नहीं है, यदि ऑप्शन नहीं है तो मैं आपसे नहीं पूछने वाला हूं, पहले मैं ही करके बताऊंगा, फिर आपको इसको करना होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ते जाएंगे। ध्यान दीजिए, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर है, 5 × 4
सॉरी 5 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। द्विध्रुव पर कार्य करने वाले आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। आइए भैया बढ़िया सा सुंदर सा फोटो बना लेते हैं, ठीक है। और आप तो अभिषेक तिवारी सर का तरीका जानते हैं, क्या तरीका है सर का? सिंपल सा है सर, आपने कहा था कि जो भी चीजें दी होंगी उसको पहले लिख लेना है, ठीक है। तो चलो, एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो पी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है सर हमको? 4 गुणित 10 की घात माइनस का 9, और सर ये लिखा है कूलाम और मीटर, ठीक है। और 5 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में, तब ई का मान दे रखा है 5 गुणित 10 की घात माइनस का 4, सॉरी प्लस का 4 है ये, और यह न्यूटन प्रति कूलाम ये एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। द्विध्रुव पर कार्य करने वाले, हाँ 30 डिग्री का कोण बनाते रखा गया है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा सुंदर सा द्विध्रुव होने वाला था, ये कितने डिग्री के कोण पर है बेटा? 30 डिग्री के कोण पर है, ठीक है। क्या सर चित्र बनाना एग्जाम में, परीक्षा में आवश्यक है? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें तो केवल अंक ही कहने, तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। आओ समझते हैं कैसे। थीटा भी हमें दिया है तो सर थीटा लिख लेते हैं, ठीक। तो थीटा अपने पास हो गया सर 30 डिग्री। अब सर ने सिखाया था कि सबसे पहले तो सर एक काम होगा कि जो चीजें दी है उसको लिख लीजिए। अब संबंधित सूत्र की बात करते हैं, तो संबंधित सूत्र अभी अभी पढ़े थे, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है सर? टाउ बराबर हो जाया करता है हमारे पास पीई साइन थीटा। एक प्यारा सा सुंदर सा सूत्र सर हमने पढ़ लिया था, और जब इस सूत्र को हमने पढ़ लिया था तो इस सूत्र का उपयोग भी करेंगे, इसमें मान भी रखेंगे, ठीक है। चलो, तो टाउ तो अपने को मालूम नहीं, वही ज्ञात करना है, ठीक है। पी कितना बेटा हमारे पास? पी है सर 4 गुणित 10 की घात माइनस 9, 4 गुणित 10 की घात माइनस 9, और ई कितना है सर? 5 गुणित 10 की घात माइनस 4, और साइन थीटा में सर थीटा क्या रखना है? साइन थीटा में सर थीटा रखना है हमको 30 डिग्री का, ठीक है। अगेन ये गलती हो गई, प्लस का 4 लिखा है, वहां पे -3 लिख दिया है, तो क्या बात है भाई, हमारे पास है रबड़, और हम उसको कर सकते हैं मिटाने का काम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 की घात 4, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम कहेंगे सर टाउ बराबर 5 चौके कितना हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा। गुणित 10 की घात कितनी हो जाएगी सर? -5 हो जाएगा। और गुणित में साइन 30 कितना होता है सर? 1/2 होता है। काट सकते हैं? जी सर बिल्कुल काटा जा सकता है। जिसे मारा जा सकता है उसे मारा जाएगा। 2 से 10 कट गया, सॉरी 20 कट गया, तो इधम 20 होता है। 10 से जब हम गुणा करते हैं सर तो ये हमारे पास वापस आ जाता है कि टाउ बराबर 10 की घात -4। अच्छा सर इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? दिमाग लगाओ, इसका ऐसा ही मात्रक भी पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, पी ई साइन थीटा से बनाने का ट्राई करेंगे। कई लोग कहेंगे सर पी का लिखेंगे, फिर सर ई का लिखेंगे, फिर साइन थीटा का लिखेंगे, फिर सर गुणा करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करके हम आपसे डांट सुनेंगे। जी हाँ, आप डांट सुन सकते हैं मेरे से। क्यों सुन सकते हैं? क्योंकि बेटा टाउ जो है, वैसे तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप पी ई साइन थीटा से इसका सूत्र बनाए, ऐसा ही मात्रक बनाए, मतलब कि और क्या बनाए? विमीय सूत्र। लेकिन बेटा तरीका दूसरा भी तो हो सकता है। हम समझते हैं टाउ क्या होता है, एक बल को पकड़ो और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी को पकड़ो। आपको यदि याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं, टाउ बराबर एफ गुणित में आर। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले सूत्र बताया है, ठीक है। टाउ बराबर क्या बताया था मैंने? टाउ बराबर बताया था एफ गुणित में आर। और जब मैं कह रहा हूं आपसे एफ गुणित में आर हमारा टाउ का सूत्र हुआ करता है, तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि एफ क्या है सर? बल, और आर क्या है सर? दूरी, न्यूटन मीटर। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कहेंगे टाउ बराबर 10 की घात -4 न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर, ठीक है। चलो बेटा ये चीज समझ में आ गई। आपको समझ में आया सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसी, ठीक है। और इसका विद्युत आघूर्ण का जो दिशा होगी वो क्या होगी? माइनस से प्लस की होगी, ठीक है। किस तरफ? माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो बेटा बढ़ते हैं आगे, और एक आध क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। पर उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपसे ये बता दूं कि बेटा एक समय वो आ चुका है जब मैं आपको ये समझा दूं कि अरिविहान कैसे आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाता है, कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अरिविहान हमारा अलग है। बेटा अरिविहान एक ऐसा ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म है जो साथ ही साथ इंटरेक्टिव भी है। मतलब कि यहाँ पर हम आपसे बोलकर क्वेश्चन पूछेंगे और आप हमें बोलकर आंसर देंगे, जैसे आप अपनी ऑफलाइन क्लास में करते हैं। अब आइए मैं आपको समझा देता हूं ये कैसे होगा, ठीक है। समझिएगा क्या होगा कि जब मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा था, जैसे अभी तक पढ़ाता आया हूं, तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने आएगा और मैं आपसे बोलूंगा बेटा 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और आपको बोलना है इसका आंसर, जैसे कि तुम अभी तक करते आए हो। एक बार और याद कर रहे हैं बस, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी, 4 ऑप्शन है। अब यदि आपको आंसर बोलना है तो आपका माइक ऑन होगा। यदि माइक ऑन नहीं हो पा रहा है, यदि आप गलत बोल रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन क्लिक करने का तरीका भी है,
ठीक है। मान लो कि आपका माइक ऑन हो रहा है, आपने जल्दबाजी में कुछ और बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि माइक नहीं सुन पाया तरीके से तो आप क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। चलो ध्यान दो, विद्युत धारा की सरल परिभाषा क्या है, या वेट निम्नलिखित का मात्रक है। आप सही उत्तर दोगे तो क्या बोलूंगा बेटा मैं, वेरी गुड, बहुत सही, सही जा रहे हो। पर गलत उत्तर दोगे तो क्या होगा, मैं रुकूंगा, वहां पर आपको समझाऊंगा और फिर अपन आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो ये लेक्चर ऐसे ही बनते हैं कि यदि आपने सही उत्तर दिया तो क्या पढ़ाना है, गलत उत्तर दिया तो क्या पढ़ाना है, ठीक है। चलो बेटा, अब इसी तर्ज पे अपन एक बढ़िया सा छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटरेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत सुंदर होने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, तो उम्मीद यही करूंगा कि तुमसे ये बन जाएगा। ध्यान देना, जब एक विद्युत द्विध्रुव को 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम आना चाहिए, यहाँ पर है ना, क्या आना चाहिए, न्यूटन प्रति कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में उसके सापेक्ष 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, तो वह 9 गुणित 10 की घात -26 न्यूटन मीटर के बल आघूर्ण का अनुभव करता है। कितने का, 9 गुणित 10 की घात -26 न्यूटन मीटर के, ठीक है, बल आघूर्ण का अनुभव करता है। इस वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। इस बार क्या निकालना है बेटा आपको, इस बार आपको निकालना है पी। क्या निकालना है, इस बार आपको क्या निकालना है, पी निकालना होगा बेटा। तो ठीक है, अपने पास बढ़िया से पीई साइन थीटा वाला सूत्र लगाइए। इसमें से जो अपने को पी निकालना है तो पी का सूत्र बनाइए, और 4 ऑप्शन है, और उम्मीद कर रहा हूं कि जब तक मैं बात कर रहा था समझदार बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया है। तो ठीक है, मैं हो रहा हूं संत, माइक हो रहे ऑन, और आप दे रहे एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर। वेरी गुड, एकदम सही जवाब, सही दिमाग लगाया है। आइए समझ लेते हैं क्या दिमाग लगाया होगा आपने। आपने लिखा पीई साइन थीटा, और इक्वल में क्या लिखा आपने, आपने लिखा सर इक्वल में टॉर्क। तो पी नहीं पता था, छोड़ दिया आपने ई। ई मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है सर, 10 की घात 4, तो हमने लिखा 10 की घात 4। साइन थीटा, थीटा का मान कितना दे रखा है सर, 30 डिग्री, तो हमने लिखा 30 डिग्री। बराबर में क्या आ जाएगा, टाउ, टाउ कितना है, कोण पर रखा जाता है, तो वह 9 गुणित 10 की घात -26 न्यूटन मीटर के बल आघूर्ण, टॉर्क मतलब कि बल आघूर्ण की बात कर रहा था, 9 गुणित 10 की घात -26, ठीक है। क्या करेंगे सर, जो गुणित में उसको ले जाएंगे भाग में, जैसे p बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा साइन 30 डिग्री का मान यदि आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो मैं आपको बता देता हूँ कितना होता है सर, 1/2 बराबर में 9 गुणित 10 की घात कितना, -26। क्या होगा, जो भाग में जाके हो जाएगा गुणा, जो गुणित में आके जो हो जाएगा भाग, ये हो जाएगा p बराबर 9 गुणित 10 की घात -26, गुणित में क्या आएगा बेटा 2, और बटे में कितना आ जाएगा 10 की घात 4, ठीक है। ध्यान देना, 2 गुणित में 2 नाम कितना हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा। p बराबर सर हो गया 18, गुणित में कितना सर, 10 की घात -30, या कह लो p बराबर 1.8 गुणित में 10 की घात -29, क्या हो गया, 1.8 गुणित 10 की घात -29 कूलम मीटर। और आपने देखा ऑप्शन नंबर सी सही था, आपने ऑप्शन सी पे टिक लगाया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही जा रहे हो, ठीक है। चलो बेटा, अब बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक पर। अब हम देखेंगे कि बल आघूर्ण तो अपने पढ़ डाला है, हम देखेंगे कि अब द्विध्रुव को यदि हमें घुमाना था तो कितना काम करना पड़ेगा। पर इसके लिए आपको कार्य का सूत्र मालूम होना चाहिए। क्या आपको कार्य का सूत्र मालूम है, हाँ सर, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है। सर ये फोटो बनाना जरूरी है, जी हाँ, हर बार ये फोटो बनाना आवश्यक होगा। चलिए, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, कि घुमाने में हमें कितना काम करना होगा, ध्यान दीजिएगा। माना पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, तब इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, ये हमें पता करना। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। बलयुग्म का आघूर्ण यदि आपको याद हो तो ये वही कहानी है जो पहले थी, ठीक है। कितना आएगा बलयुग्म का आघूर्ण, सर सीधे सीधे लिखेंगे, टाउ बराबर क्या लिख देंगे सर, बल गुणित में दोनों बलों के बीच, बलों के बीच की लंबवत दूरी, है ना, इतनी कहानी लिख देंगे। अब चूंकि ये सारी चीज मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका तो मैं इसको नहीं लिखता हूं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, टाउ बराबर क्या आ जाएगा सर, पीई साइन थीटा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा। अभी ध्यान देना, मान लेता हूं कि मेरे पास जब ये यहां पर था तो मेरा θ1 कोण था, क्या था, θ1 कोण था। अब मान लेते हैं कि पहले ये θ1 था, अब मैं इसको थोड़ा सा द्विध्रुव को घुमाता हूं, और इस द्विध्रुव को घुमाकर क्या कर देता हूं, यहां से इस प्रकार से ऐसे ले जाता हूं। अब ये इसके साथ कितना कोण बना रहा है सर, θ2, है ना, कोण बढ़ा है, क्योंकि मैं इसको उल्टा घुमा रहा हूं। यदि ऐसे घुमाता तो फिर मैं काम नहीं कर रहा था, कौन काम कर रहा था, विद्युत क्षेत्र काम कर रहा था। पर यदि एक्सटर्नल एजेंसी से हम ऐसे घुमाते हैं तो कहीं ना कहीं कार्य करना पड़ेगा θ1 से θ2 कोण तक, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो किया गया कर, ठीक है, हम कहेंगे द्विध्रुव को अल्प कोण
डी थीटा तक घुमाने में, है ना, यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। अब कितना कार्य किया जाएगा सर, तो सर बल कार्य बराबर क्या होता था, बल गुणित विस्थापन। यहाँ पे सर विस्थापन कोणीय विस्थापन है, तो किया गया कार्य में जब अपन क्या करेंगे सर, बल की जगह पर याद रखिएगा, जब अपने पास सूत्र होता था, मैं आपको एक बार याद दिला दूं, डी डब्ल्यू बराबर क्या होता था, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ क्या है बेटा, बल है, और एस क्या है अपने पास, एस क्या है अपने पास, विस्थापन है। यदि मैं कोणीय की बात करूं तो ये बेटा रिप्लेस हो जाएगा टाउ से, और ये हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डी डब्ल्यू, तो बस इसी सूत्र को उपयोग करने जा रहे हैं अपन। ये हो जाएगा हमारे पास सर डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, टाउ गुणित में क्या हो जाएगा, डी थीटा। ठीक है, यदि आप cos थीटा वाला कॉन्सेप्ट भी समझना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पर ही समझा देता हूँ, हालांकि मैं वहां पर अलग से नहीं लूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थीटा की जब मैं बात करता हूं तो मुझे cos की कितनी डिग्री की वैल्यू लेनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब मैं इस थीटा को कहता हूं कि इस प्रकार से घूम रहा है, तो विद्युत क्षेत्र इस तरफ यहाँ पर विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं, है ना, बल किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, हम विस्थापन किस तरफ लेकर जा रहे हैं, उस तरफ, तो cos 180 डिग्री लेकर आप माइनस का साइन ले सकते हैं। वो एक अलग तरीका होता है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल हम उसको नहीं लेकर जा रहे हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, टाउ, टाउ का मान कितना होता है सर, पीई साइन थीटा, और यहां पर क्या लिखा हमारे पास, डी थीटा। ठीक है, अब यदि मैं कहता हूं कि मुझे कुल निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे पता करना है कि सर कुल बल कितना आएगा, क्या पता करना है मुझे, सर मुझे पता करने का है कि कुल बल कितना आएगा। ठीक है, यदि आपको पता करना है कि कुल बल कितना आएगा तो आप पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं सर, सिंपल सी बात है, यदि मैं कुल बल बोल रहा हूं शायद बहुत देर से, तो मैं बल ना कह के मैं इसे बोलूंगा कुल कार्य। ठीक है, मैं क्या कहूंगा इसे, मैं इसे कहूंगा कुल कार्य। यदि मुझे पता करना है कि कुल कार्य कितना होगा, सर बहुत ही सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल सा काम है, हम क्या करेंगे, W लिखेंगे और हम क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे हम सर, W लिख के क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। कहां से कहां तक सर, हम समाकलन करेंगे θ1 से θ2 तक। ठीक है, यदि हम निकालना चाह रहे हैं कुल कार्य तो हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे θ1 से θ2 तक। किसके साथ, ये होगा पीई साइन थीटा, और साथ ही साथ क्या होगा सर, डी थीटा, है ना, बात समझ में आ गई। अब यदि मैं पी और ई को देखता हूं तो सर वो नियतांक है, तो पी और ई बाहर आ जाएंगे। समाकलन केवल किसका होना है, साइन थीटा का, कहां से कहां तक सर, θ1 से θ2 तक, डी थीटा के साथ में। अब बहुत सिंपल सी बात है बेटा, यदि आप बायो वाले हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैथ वाले तो फिर फायदे की बात है। ठीक है, साइन थीटा का समाकलन कितना आता है सर, कॉस थीटा का आता था माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन करने पर तो उल्टा करेंगे तो समाकलन सर इसका आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, उसका माइनस मैंने पहले बार ले लिया है, ये हो जाएगा बेटा कॉस थीटा। कहां से कहां तक हमारे पास, θ1 से θ2 तक। अब आपने यदि समाकलन समझा होगा तो आपको पता होगा कि क्या करते हैं सर, एक बार अपर लिमिट रख दिया करते हैं और एक बार सर रख दिया करते हैं लोअर लिमिट, है ना, क्या रखेंगे, एक बार उच्चतम सीमा रखेंगे और एक बार रखा जाएगी निम्नतम सीमा। तो हमारे पास इसका सूत्र आ जाएगा बेटा, W बराबर माइनस पीई, और क्या होगा भाई हमारे पास, W बराबर माइनस पीई, और उसके बाद अपन रखेंगे उसका मान। ठीक है, लिखते हैं अपन W बराबर माइनस का पीई, एक बार आएगा बेटा हमारे पास cos θ2, माइनस में क्या आ जाएगा cos θ1, माइनस को अंदर भेज दीजिए, टोटल आ जाएगा W बराबर पीई, क्या हो जाएगा cos θ1 माइनस में cos θ2। क्या कोई तकलीफ, जी नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है, किए गए कार्य का सुंदर सा प्यारा सा सूत्र हमारे पास सम्मुख उपस्थित हो चुका है। ठीक है, क्या हो जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक, तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का वर्णन हो चुका है। चलिए अब आपसे एक बढ़िया सा छोटा सा प्रश्न पूछूंगा और फिर अपन उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा प्रश्न है, 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव को 10�3 न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अस्थायी संतुलन की स्थिति से स्थायी संतुलन की स्थिति में घुमाया जाता है। किए गए कार्य की गणना कीजिए। आप समझिएगा अस्थायी संतुलन क्या होता है और स्थायी संतुलन क्या होता है। ठीक है, आइए मैं इसकी बात पहले ही कर लूं आपसे तो ज्यादा सही रहेगा, फिर अपन आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, हमने एक सूत्र पढ़ा था पीई साइन थीटा, क्या पढ़ा था सर, पीई साइन थीटा पढ़ा था। अब ये स्थायी संतुलन में क्या होगा, अस्थायी संतुलन में कब होगा, ये सारी चर्चाएं भी थोड़ी सी करनी आवश्यक हो गई है क्योंकि एक प्रश्न में लेकर आया हूं आपके लिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, पीई साइन थीटा लिखा बेटा। साइन थीटा का जब मान अपन बात करें शून्य कब होता है, तो सर साइन थीटा जो शून्य हुआ करता था वो होता था सर थीटा बराबर 0 डिग्री पर।
ठीक है, या फिर सर थीटा बराबर 180 डिग्री पर, तो दोनों ही टाइम पे अपने लगने वाला बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों, साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 180 डिग्री भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पर यदि आप ध्यान दें साइन 0 का मतलब क्या है सर, साइन 0 का सीधा सा मतलब ये है कि ये जो अपना द्विध्रुव है, ये जो अपने पास इस प्रकार का द्विध्रुव है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये जो द्विध्रुव है ये ऐसा ना होकर अपना क्या हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और साथ ही साथ सर इस तरफ प्लस का हो और इस तरफ माइनस का आवेश हो। ठीक है, तब जब ये कहानी हो रही होगी तो प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब आकर्षित हो रहा होगा, तो द्विध्रुव कहीं पर भी घूमने का प्रयास नहीं करेगा। तो इस स्थिति को बेटा हम क्या कहेंगे, इस स्थिति को सर हम कह देते हैं स्थायी संतुलन। क्या कह देते हैं सर, इसे हम कहते हैं स्थायी, और क्या, संतुलन। इसे हम क्या कह देते हैं बेटा, स्थायी संतुलन की स्थिति। अब यदि मैं बात करता हूं कि 180 डिग्री की, 180 डिग्री बेटा वही द्विध्रुव है, ध्यान देना, मैं कह रहा हूं वही द्विध्रुव है हमारा, इस प्रकार का ही, बस इस बार क्या हुआ, 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो आवेश है वो माइनस का क्यू है, यहां पर जो आवेश है वो क्या है, प्लस का क्यू। तो प्लस क्या है, माइनस की तरफ आकर्षित होगा, और ये माइनस का क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र की किसी धनात्मक आवेश की ओर आकर्षित होगा। तो ये क्या है बेटा, संतुलन की स्थिति तो है लेकिन अस्थायी है, हल्का सा मौका दोगे तुरंत घूमकर वापस आ जाएगा। तो ये स्थिति को क्या कहेंगे हम, अस्थायी संतुलन की स्थिति कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या कह लेंगे बेटा हम इसे, अस्थायी संतुलन। ठीक है, तो दो प्रकार का संतुलन देख लिया आपने, एक अस्थायी संतुलन की स्थिति और एक हो गई स्थायी संतुलन की स्थिति। स्थायी संतुलन की स्थिति मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, अस्थायी संतुलन मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री। और यदि आपसे पूछूं कि अधिकतम कब होगा, तो आपको पता है ये 90 डिग्री पे अधिकतम हो जाएगा। तो अधिकतम हो जाएगा कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, क्योंकि अधिकतम मान कितना होता है इस पर, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, चलो अब उस प्रश्न को मैं आपसे वापस पूछ सकता हूं जो मैं प्रश्न अभी आपसे पूछने जा रहा था। ठीक है, चलो कहां गया, ये रहा हमारा सुंदर सा प्रश्न। ठीक है, हम लिख रहे हैं अस्थायी संतुलन की स्थिति से स्थायी संतुलन की स्थिति में घुमाया जाता है। ठीक है, अस्थायी संतुलन मतलब 180 डिग्री थीटा 1, और स्थायी संतुलन मतलब थीटा 2 का मान हो गया 0 डिग्री। सूत्र अभी आप पढ़ के आए, जल्दी से प्यारा सा उत्तर देंगे। क्या सूत्र उपयोग करने वाले बेटा हम, सूत्र उपयोग हुआ cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ठीक है, चलिए बेटा, अब ये आप पर है कि कितने अच्छे तरीके से आपने सॉल्व किया है, और फिर आप आंसर सुंदर सा बता दीजिए। वेरी गुड, एकदम सही जवाब, सही दिमाग लगाया आपने। आपने क्या किया, बहुत सिंपल था सर, हमने लिखा कार्य का सूत्र W बराबर हो गया सर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, आपने ये काम किया होगा। P का मान रखा होगा 2 गुणे 10 की घात माइनस का 8, और E का मान भी रखा होगा 10 की घात 3, और फिर cos थीटा 1 मतलब जहां से उठा के लेकर आ रहे हैं, कहां से उठा के लेकर आए थे सर, हम लेकर आए थे अस्थायी संतुलन मतलब 180 डिग्री से उठाकर, और माइनस में क्या किया सर, cos 0 डिग्री तक लेकर आए थे। बात समझ में आई, स्थायी और अस्थायी इसलिए बताया था, कहां से, अस्थायी संतुलन की स्थिति से स्थायी संतुलन की स्थिति में घुमाया जाता है। तो ये हो जाएगा सर 2 गुणे 10 की घात कितनी, -8, और 3 कितना हो जाएगा, -5। हाँ, cos 180 डिग्री -1 और फिर -1, तो ये हो जाएगा -2 दूनी 4, -4 गुणे 10 की घात -5 हो जाएगा। और ये कहां पर मिलेगा सर हमें, ये मिलेगा सर ऑप्शन नंबर ए। सर माइनस का निशान क्यों नहीं लगा रहे हैं बेटा, देखो ऊर्जा है, माइनस का निशान बस इसलिए इतना बता रहा है कि कार्य हमने नहीं किया है, किसने किया, निकाय ने किया है, मतलब निकाय स्वयं से रिस्पॉन्सिबल है उसको घुमाने के लिए। ठीक है, तो अपन परिमाण की जब हम बात कर रहे हैं तो अपना सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ, अगला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, यही ऊर्जा से संबंधित है, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, और धीरे धीरे इस लेक्चर को हम कर देंगे समाप्त। तो चलिए देखा जाए भाई हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला है विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है सर स्थितिज ऊर्जा, बहुत सिंपल सी चीज है सर। स्थितिज ऊर्जा क्या है, वही किया गया कार्य जब ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है तो हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि बेटा ध्यान देना, यदि मैं इस द्विध्रुव को ऐसे घुमा रहा था, जिससे शुरुआत में आपको एक पाइप दिखाया था, ठीक है, मैं इस पाइप को घुमा रहा था तो मैंने क्या किया, काम किया। अब आप जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो ऊर्जा को खत्म किया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, सॉरी, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते। तो मैंने जो अपने पास बढ़िया सा मैकेनिकल वर्क किया, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग किया और इसको ऐसे घुमाया,
ठीक है। तो ये जो मेरा द्वारा किया गया कार्य है वो कहाँ गया, वो इस पाइप में क्या हो गया था, स्टोर हो गया था, बोले तो संचित हो गया था। जैसे मैं इसको छोड़ता तो अपने आप को सीधा करता है, तो अपने आप को सीधा करने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा तो होनी चाहिए थी, तो वो ऊर्जा किसने दी थी, हम। तो हमने घुमाने में जितना काम किया था, मान लो 10 जूल, तो उसके पास 10 जूल आ गई, तो हमने जितना काम किया वही हमारा ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, तो हम वही करेंगे, किया गया आकार ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कहानी वही लिखेंगे आप कि मान लेते हैं एक द्विध्रुव को यहाँ पे रखा गया है, बल आघूर्ण कितना है, बल आघूर्ण हुआ करता है सर टाउ बराबर पीई साइन थीटा। यदि मैं कहूं द्विध्रुव को घुमाने में किया गया अल्प कार्य, ठीक है, वही सब कॉन्सेप्ट है, हम कहेंगे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया अल्प कार्य, किया गया अल्प कार्य। अल्प कार्य की जब मैं बात कर रहा हूं तो अल्प कार्य का मतलब क्या हुआ सर, डी डब्ल्यू लिखेंगे बिल्कुल लिखेंगे, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा सर, पीई कॉस थीटा, है ना। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक बार अभी समझा चुका हूं बेटा, एफ डॉट सॉरी ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था वर्क डन का। अब यहाँ पे फोर्स की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, टॉर्क लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे बेटा डी थीटा लिखेंगे। ये हो जाएगा सर डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक टाउ डी थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने पास। यदि अपन इसकी और चर्चाओं को आगे बढ़ाना चाहें, ठीक है, इन चर्चाओं को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहें, तो मैं कहूंगा सर डी डब्ल्यू की जगह पे अपन लिख देंगे डब्ल्यू, सॉरी यहाँ पर मुझे ही डब्ल्यू लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए भाई, बहुत सिंपल सी बात है कि समाकलन कर दिया, ठीक है, समाकलन कर दिया मतलब जोड़ दिया, मतलब कुल वर्ग का आना चाहिए था, कुल कार्य, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया, ठीक है। अपन यहाँ पर लिख देते कि ये क्या था सर हमारे पास, ये था सर हमारे पास कुल कार्य, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि आगे बढ़ता हूं तो P का मान रख दूंगा सर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सर W बराबर, ये हो जाएगा P गुणित में हो जाएगा E समाकलन थीटा 1 से थीटा 2 तक, PE साइन थीटा, तो साइन थीटा को अंदर रख देते हैं और ये हो जाएगा D थीटा, ठीक है। साइन थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। चूंकि ये चीज समझ चुके इसलिए आराम से जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं। पीई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, याद रखना कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। अभी ध्यान देना, किया गया कार्य यदि मैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता तो आपको यहाँ लिखना है यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता, लेकिन इसमें थोड़ा सा और आपको जोड़ना होगा, ठीक है। यदि सर सेम टू सेम था तो वही पढ़ा देते ना, आज थोड़ा सा और जोड़ना होगा। हम कहेंगे मानक स्थिति से, कहां से बेटा, हम कहेंगे मानक स्थिति से यहां तक लाने में, ठीक है। हम लिखते हैं कि मानक स्थिति से थीटा कोण तक घुमाने में घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। अब थीटा कोण से मानक स्थिति से थीटा कोण, मानक स्थिति क्या है बेटा, थीटा बराबर थीटा 1 बराबर क्या है पाई बाय 2, और ये किसका मान आ गया सर हमारे पास, ये आ गया सर थीटा 2 का मान, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसी को अपन लिखते हैं W बराबर P गुणित में E, ये हो गया cos थीटा 1, थीटा 1 कितना है पाई बाय 2, हम लिखते हैं cos पाई बाय 2 माइनस का क्या हो जाएगा बेटा cos थीटा, ठीक है। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस वाला, तो ये हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। ये कुल किए गए कार्य या कह लीजिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बन गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने स्थितिज ऊर्जा का भी सूत्र पढ़ लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं जिसके बेस पर मैं ये सारे कॉन्सेप्ट कर रहा था, ठीक है। वो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q पर रखने पर उस पर लगने वाले बल का मान कितना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज्यादा हिंट नहीं दे रहा हूं। माइक हो रहा है ऑन और आप बोलेंगे ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर डी, चाहे तो ऑप्शन बोलिए या फिर डायरेक्ट आपको आंसर बोलना तो आंसर भी बोल सकते हैं। मैं हो रहा हूँ शांत, माइक हो रहा है ऑन और आप दे रहे एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, सही दिमाग लगाया। एफ बराबर क्या हो जाएगा सर हमारे पास, क्यू ई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आइए समझते हैं। क्या हो जाता है भाई, हमारे पास बल का सूत्र होता है सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है ई बराबर एफ बटे में क्यू, तो सर एफ बराबर क्या हो जाएगा क्यू गुणित में ई। बहुत ही सिंपल सवाल था सर, बहुत ही सिंपल सवाल पूछ लिया आप। चलो बहुत सिंपल पूछ लिया, कोई बात नहीं। आइए इस लेक्चर को करता हूँ समाप्त, लेकिन अगले लेक्चर में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई, अभी तक हमने 3 बढ़िया से टॉपिक पढ़े हैं, उसी को देख लेते हैं कि हमें क्या क्या ज्ञात है। आपको बेटा प्रश्न एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का व्यंजक नियमित करें।
टाउ बराबर पी साइन थीटा का डेरिवेशन कर देना, आराम से 3 नंबर मिल जाएगी। हो सकता है प्रश्न ये आ जाए आपके पास कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक निगमित कीजिए। तो आप इसका भी बढ़िया से डेरिवेशन करेंगे, निगमन करेंगे, क्या था, W बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, इसका डेरिवेशन करोगे तो 3 नंबर यहाँ मिलेंगे। मान लो ये दो नहीं आते, एक प्रश्न आ जाता है ये कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निगमित कीजिए, तो आराम से माइनस पी कॉस थीटा का फॉर्मूला बना दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा ये हमारा लेक्चर हो चुका है समाप्त। आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में बढ़िया तरीके से बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू। रॉन्ग आंसर, गलत जवाब, गलत हो गया है और कोई बात नहीं, गलत हो गया है तो हो गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ध्यान से दो, यहां पर मान लेते हैं क्यू आवेश है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं बेटा, 2a मान लेते हैं। कितनी, 2a, जैसे द्विध्रुव में मानते थे। अब तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है कि सर 2a क्यों मान रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, देखो इनके बीच में जोड़ने वाली रेखा के केंद्र पर एक आवेश को रखना है। जब अपन केंद्र पर एक आवेश रखेंगे, दिमाग लगाना, जब मैं केंद्र पर एक आवेश रखूंगा तो ये पूरा का पूरा 2a है, तो ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगा सर, a हो जाएगा, और ये यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा सर, a हो जाएगा। ऐसे में क्या फायदा है सर, सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। अब यदि मैं इसको a लेता तो इसको लिखना पड़ता a बटे में 2, इसको लिखना पड़ता a बटे में 2, उसकी घात 2 करते तो a की घात 2 बटे में 4, और बटे बटे में सब खत्म हो जाता है, इसीलिए मैं ऐसा करवा रहा हूं। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा काम होगा, हमें सिर्फ ये देखना होगा कि सर जी ये बता दीजिए हमें कि क्या करना है, इस पर कितना बल लगा रहा है ये वाला आवेश, और फिर ये वाला आवेश इस पे कितना बल लगा रहा है। ठीक है, यदि इस पे लगने वाला कुल बल शून्य है, मतलब ना ये वाला चार्ज ना तो इसको परेशान करेगा ना तो उसको परेशान करेगा, मतलब हमारा साम्यावस्था की स्थिति को अपन पकड़ सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा बेटा कि F जो हमारा क्यू पे लगा रहा है, ठीक है, और दूसरा F जो ये वाला क्यू इस क्यू पे लगा रहा है। ठीक है, मतलब इस पे लगने वाला कुल बल यदि शून्य है तो टोटल बल कितना हो जाएगा, शून्य, और अवस्था क्या कहला जाएगी, साम्य अवस्था कहला जाएगी। ये होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू और क्यू के बीच की दूरी क्या है, a, तो हमने लिखा a की घात 2 प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सर क्यू गुणित क्यू बटे में कितना, यहां पर ध्यान देना, यहां पर इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2a, तो हम लिखेंगे सर 2a की घात कितनी, 2, बराबर में कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। अब जो चीजें कॉमन ली जा सकती हैं ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कुछ आ रहा है a स्क्वायर निकालेंगे लेकिन थोड़ा सा रुककर, और बड़ा वाला q। ठीक है, अंदर क्या बचा, q अपॉन में a स्क्वायर, हमने लिखा सर q अपॉन में a स्क्वायर, साथ में वहां क्या बचा सर, यहाँ पर बचा अपने पास q बटे में 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4a स्क्वायर, और इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अभी नीचे से a स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूं, तो लेता हूं, ये हो जाएगा q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, अंदर बचा हमारे पास q प्लस में q बटे में 4, और इक्वल में क्या आ गया 0। डिवाइड वाला जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास q बटे में, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली, एक बार इरेजर का उपयोग करना सीखना होगा मुझे, q प्लस में q बटे में 4 बराबर में कितना, शून्य। क्यों, ये जितना भी भाग हो रहा था पक्षांतर कर दिए जाके गुणा हो गया, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। q गुणित में जाकर भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये आ गया सर q बराबर माइनस का q बटे 4। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब उम्मीद करता हूं तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। सर क्या इतने टफ सवाल आ सकते बेटा, सवाल कैसा भी आ सकता है, इसलिए तो मैं तुम्हें अंकित की भी तैयारी करवाता जा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब अपन बढ़िया से शुरू कर सकते हैं अपने लेक्चर को बिना किसी देरी के। रॉन्ग आंसर, गलत जवाब, गलत हो गया मित्र, कैसे गलत हो गया मुझे नहीं मालूम है, तो यदि गलत हो रहा है तो फिर अभिषेक सर की टिक लगाइएगा और आंसर आ जाएगा। जब एक विद्युत द्विध्रुव को 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के, न्यूटन प्रति कूलाम मतलब क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल सी बात है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है E बराबर कितनी, 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। एक समान विद्युत क्षेत्र में उसके सापेक्ष 30 डिग्री कोण पर रखा जाता है, थीटा दिया है कितना, 30 डिग्री। आगे लिखा हुआ है हमारे पास, तो वह 9 गुणित 10 की घात -26 न्यूटन मीटर के बल आघूर्ण का अनुभव करता है। मतलब कि हमारे पास टॉर्क दे दिया है 9 गुणित 10 की घात -26 न्यूटन और मीटर। अब अपने से क्या पूछा है सर, पी, संबंधित फॉर्मूला लिखिए। मैंने आपको तरीका सिखाया है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो चीजें दी हुई है पहले अपन ने उसको लिख लिया। क्या चीजें दे रखी सर, ये चीजें दे रखी थी, तो अपन ने क्या किया, इनको
नोट कर लिया है। अब क्या करेंगे बेटा, अब अपन लिखेंगे सर संबंधित फॉर्मूला। क्या लिखेंगे हम? संबंधित फॉर्मूला लिखेंगे, जो होता है बेटा टॉर्क बराबर पी ई और साइन थीटा। बस सूत्र लिख लिया। अब अपन को क्या करना है सर, अपन को इसमें रखना होगा मान, तो मान रख देते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा सर टॉर्क। टॉर्क का मान कितना है सर? टॉर्क का मान तो हमारे पास ये लिखा हुआ है 9 गुणित 10 की घात -26 बराबर में क्या आ जाएगा सर? पी नहीं मालूम है सर, वही निकालना है। गुणित में ई कितना है? 10 की घात 4 और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, 2 नाम 18 हो जाएगा ये यहाँ पर, और 10 की घात 4 है यहाँ आएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा बेटा? 10 की घात 4, उसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात कितनी हो जाएगी? -30 बराबर में क्या आ जाएगा? पी। तो पी बराबर कितना हो जाता है? 1.8 गुणित में 10 की घात -29। अब -29 क्यों किया बेटा? ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि पहले अंक के बाद ही दशमलव हो, तो पहले अंक के बाद दशमलव आ रहा है, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज समझ में आ गई होगी। आंकिक प्रश्नों की तैयारी में तुम्हें क्यों करवाता हूँ? आंकिक प्रश्नों की तैयारी इसलिए क्योंकि आप किसी भी बोर्ड एग्जाम को देख लो, अब धीरे धीरे आंकिक प्रश्न आने चालू हो गए हैं और थोड़ा बहुतायात में आते हैं, डेरिवेशन से ज्यादा भी आते हैं कई बार, तो थोड़ा सा तरीके से पढ़ाई करेंगे और अपन अच्छे नंबर अपने एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि किसी द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना होगा। रॉन्ग आंसर, गलत कर दियो भाई। और कैसे गलत कर सकते हो? देखो सिंपल से तरीका था, मैंने कहा था कि सर जो भी चीजें लिखी होंगी उसे नोट कर लेना है। सबसे पहले द्विध्रुव आघूर्ण की बात करूं तो ये पी का मान है, सदिश में है नहीं तो इसको मुझे हटा ही देना चाहिए। मैं लिखता हूँ डायरेक्ट पी बराबर कितना हो जाएगा भाई? 2 गुणित 10 की घात -8। ठीक है, कूलाम और मीटर। यदि मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं तो ई बराबर कितना हो जाएगा? 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। आगे क्या? अस्थायी संतुलन की स्थिति से मतलब θ1 कितना बेटा? 180 डिग्री और θ2 कितना बेटा हमारे पास? 0 डिग्री। ठीक है, जो भी चीजें थी उसको हमने लिख लिया। अब संबंधित सूत्र लिखना है। क्या बोला था मैंने पहले आपको समझाया है। अभिषेक सर का फॉर्मूला याद रखेंगे कि अभिषेक सर कहते हैं पहले प्रश्न में दी हुई चीजों को लिख लीजिए। ठीक है, और जब अपन चीजों को लिख लिया तो उनसे संबंधित सूत्र, जैसे पी ई और थीटा से संबंधित सूत्र, कार्य से संबंधित सूत्र क्या था सर? वो W बराबर पी ई कॉस θ1 माइनस का कॉस θ2। ठीक है, चलो तो W बराबर क्या हो जाएगा? P कितना है भाई? 2 गुणित 10 की घात -8 और E कितना है भाई हमारे पास? 10 की घात 3। कॉस θ1 मतलब कितना? 180 डिग्री और कॉस θ2 मतलब कॉस कितना? 0 डिग्री। ठीक है, अब क्या काम किया जाएगा भाई? ये हो जाएगा हमारे पास W बराबर 2 गुणित 10 की घात -5 और ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए कितना होता है? -1। तो ये हो गया -1, फिर से -1 क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस पहले से लगा। -1 कितना? -2, तो 2 दूनी 4। ये हो गया बेटा -4 गुणित 10 की घात -5 और कार्य है तो अपना आंसर आएगा जूल। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले हैं तो हिंदी से जूल लिख सकते हैं। जहां मैं बड़े हो की मात्रा जूल, ला छोटो ला। कौन सा ऑप्शन सही है सर? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 गुणित 10 की घात -4। सर एक तकलीफ है सर, माइनस का निशान आया वहां नहीं आया। आइए समझाता हूं। देखिए माइनस का निशान बेटा क्या बता रहा है अपने को? किए गए कार्य की गणना करनी है। माइनस का निशान क्या बता रहा है? देखो जब मैं अस्थायी संतुलन पे रखता हूं और उसको स्थायी संतुलन पे लाया जाता है, तो जब मैं इसको ऐसे हल्का सा धक्का देता हूं तो यहाँ पर यदि इमेजिन ना कर पा रहे हो तो मैं तुम्हें बना के भी बता दूं। ठीक है, बना के भी बता दो तुम्हें ये चीज कि मान लेते हैं यहाँ पर अपने पास धनात्मक आवेश है। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास क्या बेटा? ऋणात्मक आवेश है। और इस प्रकार से हमारी एक सुंदर सी प्यारी सी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई जा सकती है। ठीक है, हमारा क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, अस्थायी संतुलन का मतलब क्या बेटा? रखा तो द्विध्रुव एकदम सीधा सीधा है। अस्थायी संतुलन का मतलब क्या है? रखा तो द्विध्रुव एकदम सीधा सीधा है, बस इस ओर क्या है बेटा? प्लस का क्यू और इस ओर क्या है बेटा? माइनस का क्यू। तो इस प्रकार से क्या है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर है? 180 डिग्री। अब सर थीटा कैसे पता चला था? देखो पी और ई के बीच का कोण। ठीक है, पी क्या है बेटा? माइनस से प्लस की तरफ ये दिशा होती है ऋणात्मक आवेश की और इनका ये दिशा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का कितना डिग्री का अंतर? 180 डिग्री का। अब प्लस प्लस को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित, ये उसको दूर भगा रहा है, ये उसको दूर भगा रहा है, तो ये दोनों तरफ से दबने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ज्यादा दब नहीं पा रहे हैं। ठीक है, पर यदि मैं हल्का सा इसको झटका देता हूँ, हल्का सा काम दे देता हूँ, तो ये हल्का से यदि ऊपर उठ जाए, ये नीचे उठ जाए, तो धनात्मक आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित के दूर भाग जाए और ऋणात्मक को क्या करेगा? प्रतिकर्षित के दूर भाग जाए।
ये प्लस का माइनस, ये प्लस और इस माइनस के बीच में क्या होगा, आकर्षण। तो हम हल्का सा भी धक्का दे देंगे तो वो अपने आप को अलाइन कर लेगा। तो यहाँ किसने काम किया सर, यहाँ पे हमने बिल्कुल काम नहीं किया, यहाँ पर काम किया है विद्युत क्षेत्र ने, क्योंकि निकाय ने सिस्टम में स्वयं से काम किया इसलिए अपना माइनस का निशान आया है। हम यदि उसके मैग्नीट्यूड मतलब कि परिमाण की बात करें इसलिए अपन प्लस वाला लेकर चल रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, क्योंकि अब हम सिंपल सा टॉपिक पढ़ने वाले, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। रॉन्ग आंसर, गलत कर दिए। और कैसे गलत हुआ, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो बेटा बहुत सिंपल सा है। मैं कहता हूँ कोई विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यदि कोई सूत्र पूछ ले आपसे, तो आप बोलेंगे सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अत्यंत सरल सूत्र हुआ करता था, जो होता था E बराबर F बटे में Q। क्या होता था सर, E बराबर F बटे में Q। क्या होता था, F बटे में Q। कभी कभी Q नोट भी लिखते थे। अब यदि मैं F का सूत्र यहीं से पूछूं तो ट्रांसपोज कीजिए, बोले पक्षांतर हो रहा है, F बराबर क्या हो जाएगा, Q गुणित में E। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। चलो आप कह रहे सर बहुत ही सरल सवाल पूछे थे, हाँ सरल सवाल तो पूछा था, लेकिन फिर भी गलती हो गई ना, कोई बात नहीं, अगली बार गलती मत करना। चलो अब धीरे धीरे करते इस लेक्चर को समाप्त, लेकिन याद रखना अगली बार थोड़े और टफ क्वेश्चन लेकर आऊंगा।